Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Law Academy. In today's video lecture, we're going to be talk about the judicial system of Pakistan. So before moving on to subscribe my channel and like this video. Thank you. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कैसा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर जा रहा है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसी हिस्सों में समझने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर आता है हमारे पास सुपीरियर जुडिशरी या आला सतह का अदालती निज़ाम, जिसमें आपके सामने मैंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करती हैं द सुपीरियर जुडिशरी। फिर आती है इसके सबके नीचे द सबॉर्डिनेट जुडिशरी, जो कि मातहत है, जो कि लोअर है टू द सुपीरियर जुडिशरी, कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं किसके ऊपर, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर, लोअर कोर्ट्स के ऊपर। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है या मातहत अदालतें हैं, उनमें कौन कौन सी कोर्ट्स शामिल हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है, हर प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है, और उनमें सिविल कोर्ट्स होंगी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। फिर उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर होती हैं तहसील कोर्ट्स, जो वहाँ पे भी सिविल कोर्ट्स होंगी, क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी एट तहसील लेवल। तो दैट विल बी द लोअर कोर्ट इन द कंट्री, लोएस्ट कोर्ट्स इन द कंट्री। और उनके अलावा, इन सब कोर्ट्स के अलावा, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अलावा स्पेशलाइज कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, ताकि वो बर्डनाइज ना कर दें किसको, जो आपके पास सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसको, कि हर किस्म के केसेस हैं, किसी भी किस्म का मुकदमा हो सकता है, किसी भी किस्म की रिड्रेस चाहिए हो सकती है। उस हवाले से आप सिविल कोर्ट्स में ना चले जाएं, क्रिमिनल कोर्ट्स में ना चले जाएं, तो वहाँ पे जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस सब से बचने के लिए एक मैटर जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट है, वसी है, उसके लिए एक स्पेशल किस्म की कोर्ट्स बना दी गई हैं इस मुल्क में। उन्हें बोर्ड्स कह सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स कह सकते हैं, जिस किस्म का एक्ट उनको रेगुलेट करता है उस हवाले से फिर वो काम करती हैं। जैसे बैंकिंग कोर्ट्स होंगी, नाम से ही वाज़ेह है कि सारे बैंक्स के मैटर्स होंगे वो देखती हैं। और इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, सारिफ कोर्ट्स जो होती हैं, वहाँ पे सारे सारिफ की जो मुश्किलात होती हैं, ग्रीवनेंस होती हैं, उनको वो डील करते हैं। जो आपके पास इनकम टैक्स वगैरह के हवाले से होता है सारा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं हमारे मुल्क में। एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं हमारे पास, नैब है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये अपने आप में एक एक्ट के थ्रू रन कर रहे होते हैं, और ताकि जो मेन कोर्ट्स हैं हमारे पास सिविल और क्रिमिनल वाली, उनसे इनका मैटर थोड़ा अलग कर दिया जाता है कि वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड तरीके से इनका जो मामला होता है वो रन कर रहा होता है। अब आगे हम बात करते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कंट्री की, दैट इज़ नोन एज एपिक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री पाकिस्तान। ये कब बनी थी? 1956 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और इसकी जो परमानेंट सीट है, सिटिंग है, वो इस्लामाबाद में है। इसके अलावा ये लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में भी इसकी सेटिंग्स हैं, बेंचेस होते हैं वहाँ पे इसके। और सुप्रीम कोर्ट की जो तश्कील होती है, इसमें एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और उसके अलावा 16 जजेस होते हैं। इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है कि सुमोटो पावर होगी एक तरफ, दूसरी तरफ रिट जुरिस्डिक्शन इनके पास होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, और एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। ये बड़ी बात है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान आर कंट्री है, कि यहाँ पर आप लोग कोई भी मैटर जो होगा ओरिजिनल लेवल का, वो आप डायरेक्ट जाके, नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट में ही केस करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कोर्ट्स, लोएस्ट कोर्ट के स्टांस के ऊपर सबसे पहले केस किया जाता है, उसके बाद वो अपील में होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो इसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज़ ऑफ नो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पे फैसलों के अगेंस्ट अपील की जाती है बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन की ये सेफ गार्ड करती है सुप्रीम कोर्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई छेड़छाड़ किसी जगह पर की जा रही होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक ह्यूमन को जो बेनिफिट अवेल करवाए गए हैं, या फिर जो ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए हैं, अगर उनके साथ कुछ होता है कि उनकी इन्फ्रिंजमेंट की जाती है, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है और रिलीफ क्लेम किया जा सकता है।
उसके अलावा सुमोटो पावर जो होती है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है कि अगर किसी भी मैटर जो है वो इतना पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हो रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो होती है अज खुद नोटिस के थ्रू उस मैटर को अपने अंडर कस्टडी लेके उसको सॉल्व करवा सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट, जो कि सेकंड नंबर पे है इन द सुपीरियर जुडिशरी। और जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1980 और इसका जो मेन प्रिंसिपल था, जो स्पिरिट थी इसकी बनाई जाने की, वो ये थी कि टू ब्रिंग ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री इन कॉन्फॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, कि सारा का सारा कानून जो है हमारे मुल्क का, उसको दायरा इस्लाम में लेकर आया जाए, कि कोई भी प्रोविज़न जो हो वो इस्लाम से खारिज ना होती हो हमारे कानून की। हमारे जितने भी कवानीन हैं उन सब को इस्लाम और होली कुरान जो है हमारे पास, उनकी रोशनी में उनको मोल्ड किया जाए इस तरह से कि हर तरीके से इस्लाम की जो लवाज़िमात हैं वो पूरे हो जाएं। जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है, इसके जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो है अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, कि जो हुदूद केसेस के अंदर लोअर कोर्ट्स में पेनल्टीज़ होती हैं, कन्विक्शंस हो रही होती हैं, तो उनके खिलाफ जो अपील होती है उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फेडरल शरीयत कोर्ट में जा सकते हैं अपील में। तो वहाँ पे और इसकी जो तश्कील देने में जो काम करते हैं वो हमारे पास 8 मुस्लिम जजेस होने चाहिए, जिनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जजेस होते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के। वो कमेटी एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि जो 8 मुस्लिम जजेस अपॉइंट करने हैं उनमें कौन कौन से जजेस होने चाहिए, और ये मैंडेटरी है, ये बहुत लाजमी है कि उनमें से जो 3 होते हैं उन्हें मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर उल्मा होना चाहिए जो कि वेल नोन हो विद इस्लामिक लॉज ऑफ वर्ल्ड। उनको इस्लाम की कंप्लीट थॉरो नॉलेज होनी चाहिए उन 3 जजेस को आउट ऑफ 8 में से। और जो डिसीजन होते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के, वो बाइंडिंग इफ़ेक्ट रखते हैं हाई कोर्ट के ऊपर और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर। और जो टर्म्स होती है फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की, दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स, उन्हें 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। और या तो ये टर्म वहीं पे नेक्स्ट जो है हमारे पास इस कैटेगरी में सुपीरियर जुडिशरी की आती है हाई कोर्ट। हमारे मुल्क में तकरीबन 5 हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें से 4 जो है वो प्रोविंसेस की हैं और एक हमारे पास जो हमारा दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद उसकी। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है दैट इज़ फॉर पंजाब प्रोविंस, और सिंध हाई कोर्ट जिसकी सिटिंग जो है वो कराची में है दैट इज़ फॉर सिंध प्रोविंस, और पेशावर हाई कोर्ट है दैट इज़ फॉर KPK प्रोविंस, एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट जिसकी सिटिंग क्वेटा में है दैट इज़ फॉर द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, और एक हमारे कैपिटल के लिए है दैट इज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमारे पास जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस ऑफ जुडिशल कमीशन, और इनकी तादाद जो होती है जैसी भी डिसाइड कर दिया जाए एज़ पर लॉ, वो उतने जजेस होते हैं हर हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट जो होती है इसके पास ये पावर होती है कि ये रूल ऑफ प्रोसीजर्स बनाती है कि किस तरह से ये और इसकी जो लोअर कोर्ट्स होंगी वो किस तरह रन करेंगी, किस किस्म के उनके तरीके होंगे कि कुछ भी कोई प्रोसेस होना है तो उसके हवाले से सारे जो रूल मेकिंग होती है वो हाई कोर्ट करती है। इट इज़ एम्पावर्ड। और हाई कोर्ट की पावर्स में ये है कि ये डेथ सेंटेंस कर सकती है, इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस कर सकती है अप टू 25 ईयर्स, और ये कंफर्म करती है वो डेथ सेंटेंस जो कि कोर्ट ऑफ सेशन से ऊपर इसके पास आते हैं कंफर्मेशन के लिए। बिकॉज एज़ पर लॉ कोई भी डेथ सेंटेंस जो होगी कोर्ट ऑफ सेशन की वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं होगी जब तक उसे कंफर्म ना कर दे हमारे मुल्क की हाई कोर्ट जो है। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में ये बेल ग्रांट कर सकती है। इसकी रेड ज्यूरिसडिक्शन है हेबियस कॉर्पस के मामले में। हेबियस कॉर्पस के हवाले से इतना बता दूं शॉर्टली तौर पे कि जब भी कोई आदमी किसी भी इलीगल कन्फाइनमेंट में होता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन कि उसे अगवा किया गया है या फिर कुछ इस तरह से, तो उस हवाले से रेड ज्यूरिसडिक्शन जो होती है हाई कोर्ट की उसको इन्वोक करवाया जा सकता है कि उस बंदे को फौरी तौर पर पेश किया जाए, वो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में है, तो उसको 24 आवर्स के विदिन पेश किया जाता है। और एज़ पर लॉ तो यही होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, अगर पुलिस भी किसी बंदे को अरेस्ट करती है तो उसको पेश करना लाजमी होता है मजिस्ट्रेट के सामने। और अब आगे मजिस्ट्रेट की मर्जी होती है या तो फर्दर उसका रिमांड करवा दिया जाता है या फिर उसको एक्विट कर दिया जाता है। तो हाई कोर्ट के पावर्स के हवाले से एक और वीडियो लेक्चर लाजमी बना दिया जाएगा, तो उसमें उसके ऊपर डिटेल से बात कर ली जाएगी। अब
इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सबॉर्डिनेट जुडिशरी। अब क्या है कि ये लोअर लेवल पे होती है। यहाँ पे अब आप देखते हैं कि प्रोविंस के अंदर हाई कोर्ट के बाद आती हैं डिस्ट्रिक्ट्स। जितने भी किसी भी प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होगी जिसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हेड करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा और उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस होंगे। पावर इनके सेम होगी। दे आर बेसिकली फॉर द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, बिकॉज कोर्ट काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो जाती है कि जब बहुत सारे मैटर्स एक ही मतलब कोर्ट में हों, एक ही जज के पास हों, तो उसकी हेल्प आउट के लिए एज मैनी एज रिक्वायर्ड तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अपॉइंट हो जाते हैं। तो ये हेडक्वार्टर्स में भी होते हैं, जैसे कि तहसील हो जाती है डिस्ट्रिक्ट की, तो हर डिस्ट्रिक्ट के तहसील में भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मौजूद होंगे फॉर द, क्योंकि इनकी पावर जो होती हैं एज इट इज़ सेम होती हैं ऑफ दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब इनकी जो जुरिस्डिक्शन है या जो पावर है वो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होता है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है कि ये जो केसेस होते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है कि इनके अलावा फर्स्ट चांस में ये केस कोई और कोर्ट जो है वो ट्राई ही नहीं कर सकती। जो ऑफेंसेस हो गए आपके पास कत्ले आमद के, या फिर कल्पेबल होमिसाइड, या फिर सिंपल मर्डर, तो या रेप या डेफेमेशन या डिकॉइटी, इन केसेस के अंदर जो केस होगा वो फर्स्टली स्टार्ट ही आपके पास डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की कोर्ट में होगा, लेवल पे आ जाए वो केस। और बेसिकली उसकी जुरिस्डिक्शन वहीं पे रहती है कि वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ही ट्राई कर रहा होता है। जो हुदूद के केसेस होते हैं सारे वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की जुरिस्डिक्शन में होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो है जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा। जस्टिस ऑफ पीस जो होता है वो कंप्लेंट सुन रहा होता है अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स। पुलिस जब आपकी बात नहीं सुन रही होती है तो आपके पास क्या अख्तियार होता है या क्या रेमेडी मौजूद होती है, वो ये है कि आप 22A 22B ऑफ CRPC आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास, कि वो उसके बाद पुलिस को हुक्म देता है कि या तो ये मैटर जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कम्प्लीटली तौर पे, सेपरेटली तौर पे इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का हुक्म दे देता है। अदरवाइज़ अगर वो मैटर इतनी इंपॉर्टेंस का नहीं होता तो उसे रफा दफा करवा दिया जाता है। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि पुलिस ऑफिशियल जो होता है उनके ऊपर ये चेक रखता है कि वो मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से ही नहीं, कि वो बात ही ना माने तो कुछ आपके पास बचेगा ही नहीं। तो मतलब ये आपके पास एक तरीका होता है। एक प्राइवेट कंप्लेंट भी हो सकती है और एक आप जस्टिस ऑफ पीस के पास इस CRPC के थ्रू जा सकते हैं और वो आपके मैटर में रिड्रेस कर सकता है। सिविल मैटर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस की जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि वो जो सक्सेशन के मैटर होते हैं जानशीनी के, कि जब कोई मर जाता है इंसान तो उसके बाद उसकी जो वरासत होती है और उसको तकसीम किया जाता है उसके जायज़ जो वारिसान होते हैं उसके अंदर, तो ये मैटर भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाया जाता है। तो दैट इज़ थ्रू यहाँ पे और इसी कोर्ट में होता है। और जो सूट होते हैं गवर्नमेंट के लिए कि जिनमें हुकूमत पार्टी होती है, जिसमें सरकार पार्टी होती है, तो वो भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है उनमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की। समैरी सूट्स जो होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, जिस तरह चेक हो गया या फिर बिल ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, उनके हवाले से जो भी केसेस होंगे वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट चांस आएंगे आपके पास डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पास। तो अब जो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसकी क्या, एक तो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स में हो जाती है, सेकंड उसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है, अपीलें उसके पास आती हैं। वो किस तरह आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सिविल और जो फैमिली मैटर्स होते हैं, जो जिनके डिसीजंस के अगेंस्ट सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट इनके डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील होती है वो आप लेके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और अगर वो चाहता है तो वो उसे खुद सुन लेता है या फिर उसे फर्दर जो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास भेज देता है ताकि वो इसे सुन ले। और विड्रॉ करनी भी होती है इनके पास पावर, और ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी भी केस को। और सेकंड जो है अपील में एपेलेट जो जुरिस्डिक्शन है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की, वो यहाँ पे होती है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है वो कोई भी कन्विक्शन अगर वो देता है अप टू 4 years, असिस्टेंट सेशन जज या फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट है जो कि एम्पावर्ड है बाय द सेक्शन 30 ऑफ CRPC, अगर उसकी कोई भी कन्विक्शन होगी उसने अवॉर्ड की होगी तो उसके खिलाफ अपील जो होगी वो आप हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसमें आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन जज के पास। जो आपके पास सेशन जज होता है वो अपील को या फिर खुद सुनेगा या फिर उसे फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा एडिशनल सेशन जजेस के पास टू कि वो इस अपील को सुन सकते हैं। सबॉर्डिनेट जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो तहसील लेवल होगा वहाँ पे आपके पास तहसील कोर्ट्स हैं और वहाँ पे जो जजेस बैठते हैं उनमें सिविल जज होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं,
इनमें आपके पास क्लासेस भी होंगी। 3 क्लासेस होती हैं सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट की, दैट इज़ क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लासेस इस तरह से डिवाइड की गई हैं कि वहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो रही होती है कि जो क्लास 1 का होगा सिविल जज होगा वो कितने मालियत का सुन सकता है केस, क्लास 2 का, क्लास 3 का, ये डिफरेंट है। तो जो क्लास 1 का जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सिविल जज है, वो सुन सकता है अनलिमिटेड, किसी भी मुकदमे की मालियत कुछ भी हो तो वो उस केस को सुन सकता है। और जो क्लास 2 का सिविल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा वो सुनेगा अप टू 5 मिलियन रुपीज़। किसी मुकदमे की जो सूट की वैल्यू होगी उसके हवाले से उसकी डिसाइड की जाती है कि कौन सा जज इस केस को सुनने का अहल है। और जो सिविल जज क्लास 3 होगी वो अप टू 1 मिलियन रुपीज़ के मुकदमे जो हैं वो सुन सकते हैं, मुकदमा जात। और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होता है फर्स्ट क्लास का, जारी बात है ये क्रिमिनल के रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कितनी ये सज़ा कर सकते हैं अवॉर्ड और कितना ये फ़ाइन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो सिविल जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, द जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वो अवॉर्ड कर सकता है 3 ईयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट और 45,000 या 45,000 रुपीज़ का फ़ाइन। और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का, वो मैक्सिमम 1 साल की सज़ा सुना सकता है और 15,000 रुपये फ़ाइन कर सकता है, जुर्माना। और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है थर्ड क्लास का, वो 1 मंथ का सज़ा सुना सकता है मैक्सिमम और 3,000 रुपीज़ फ़ाइन कर सकता है। ये यहाँ पे लोअर कोर्ट्स एंड हो जाती हैं और इनके साइड बाय साइड चल रहे होते हैं स्पेशल बोर्ड्स और ट्रिब्यूनल्स, जहाँ पे मैटर जो होता है सिविल नेचर का नहीं है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है, तो वहाँ पे एक सेपरेट किस्म का, एक बहुत वसी और अरीज किस्म के मुकदमे हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल्स और बोर्ड बना दिए जाते हैं स्पेशली उन मैटर्स के लिए जस्ट। इनमें अब आपके पास पहले आएगी बैंकिंग कोर्ट्स, ड्रग कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है, नैब है आपके पास, एंटी नारकोटिक्स ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स कोर्ट्स हैं आपके पास सारी। ये सब के सब जो होते हैं ये मेन कोर्ट्स के जो बर्डन है उसको कम करने के लिए अपने मैटर जो होते हैं, सर्विस कोर्ट्स होती हैं, उनको खुद देख रहे होते हैं साइड बाय साइड। और इनके अलावा फैमिली कोर्ट हैं जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के थ्रू रन कर रही है और वहाँ पे सारे मैटर जो होते हैं, शादी, तलाक, खुला, डावर, हक महर, जहेज़ का सामान, नानुफ़्का वगैरह सारे केसेस होते हैं, फैमिली कोर्ट्स जो होती हैं वो फैमिली खाना आबादी के हवाले से वो देख रही होती है। इनके अलावा हमारे पास आती हैं जुवेनाइल कोर्ट्स। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आपके पास है 2018, उसके थ्रू ये गवर्न हो रही होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 18 ईयर से कम का जो जुवेनाइल होता है या माइनर होता है, वो उसके जो केसेस होते हैं जिसमें वो क्रिमिनल एक्ट को कमिट करता है, तो वो देखती है जुवेनाइल कोर्ट। उसे आप लोग सेशन कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं उस इंसान को, बच्चे को। एंड में ये मैं आपको ये फ़्लो चार्ट जो है मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अपील का प्रोसीजर क्या है। अपील का प्रोसीजर ये है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आपके पास है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इस सारे डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि सिविल जजेस जो होते हैं, इनके जो डिसीजंस होते हैं या इनके जो फैसला जात होते हैं, उनके अगेंस्ट आप अपील लाई करवाते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के पास अपील लाई करती है। सिविल मैटर में क्या होता है कि जो सूट की अगर वैल्यू जो है मुकदमे की वो 50 मिलियन से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो अपील होगी वो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगी। और यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस होता है उसके अगेंस्ट जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट में एक तो अपील जाएगी, सेकंड आपके पास कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास जाना होता है। बिकॉज कोई भी डेथ सेंटेंस जो है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि उसे कंफर्म न कर दे हाई कोर्ट। तो इनके खिलाफ अपील जो होती है वो हाई कोर्ट में जाएगी। और सेकंड जो होगा कि हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनके अगेंस्ट जो अपील होती है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये एक फ़्लो चार्ट है जो मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरह से हमारे मुल्क में ये फैसला जात होते हैं। और इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजंस होते हैं, जो रूलिंग्स होंगी, वो सब की सब बाइंडिंग होंगी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के ऊपर। इस तरह हाई कोर्ट के जितने भी फैसला जात होते हैं, रूलिंग्स होंगी, वो सारे की सारी बाइंडिंग होंगी ऑन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और उनसे लोअर कोर्ट्स के ऊपर। और जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होगा वो कंट्रोल कर रहा होगा एज अ चेक ऑन द लोअर कोर्ट्स, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस और बाकी सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट सब इसमें काउंट हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।